हेलो एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2020 फाइनली खत्म हो चुका है। लेट्स होप 2021 सबके लिए एक अच्छा और बहुत ही यूजफुल साल रहे। पिछले साल और पिछले दशक की गलतियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना हमारा गोल होना चाहिए। और क्या बेहतर हम अपने आप के लिए और अपने देश के लिए कर सकते हैं जिससे आसपास की दुनिया एक बेहतर दुनिया बन सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित पटेल और इस साल के पहले वीडियो में हम 5 एरियाज ऑफ कंसर्न देखेंगे जिस पर गवर्नमेंट काम कर सकती है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी और ओवरऑल माहौल अच्छा हो सके। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बन सकते हैं। तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनेस्टी फ्रॉम गवर्नमेंट। जब भी कोई नई पॉलिसी या नई स्कीम लाई जाती है तो उसका एस्टिमेट काफी बड़ा चढ़ा कर दिया जाता है और इसको हमने 2020 में काफी सारे इकोनॉमिकल और सोशल फेलियर के फॉर्म में देखा है। लेकिन जिस तरह से मॉडर्न पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है, इस तरह की पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। अगर कोई मुझे सच बोल दे कि करंट सिचुएशन ऐसी है और इसको इम्प्रूव किया जाएगा तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कंपेयर टू कि कोई मुझे झूठ बोले। और आज की न्यू जनरेशन ऐसे ही सोचती है। तो सिटिंग गवर्नमेंट के पास अभी भी टाइम है कि वो ऑनेस्टी को अपनी एक पॉलिसी बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकती है, क्योंकि पीएम मोदी की इमेज अभी एक टेफ्लॉन इमेज हो चुकी है। टेफ्लॉन इमेज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑनेस्टी क्यों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए। टेफ्लॉन एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको नॉन स्टिक फ्राई पैन्स पर यूज किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में टेफ्लॉन लीडर वो होते हैं जिनको आप कितना भी क्रिटिसाइज करो वो क्रिटिसिज्म उन पर चिपकता नहीं है। और ऑपोजिट एंड पर होते हैं वेलक्रो लीडर्स, जिसको आप थोड़ा भी क्रिटिसाइज करो वो क्रिटिसिज्म उनकी इमेज पर चिपक जाता है। किसी भी लीडर की इमेज ये स्केल पर घूमती रहती है। करंट सिचुएशन में पीएम मोदी की इमेज टेफ्लॉन की तरफ है। देश में कुछ अच्छा हो तो उसका क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है, लेकिन कुछ बुरा हो तो उसका क्रिटिसिज्म उन पर नहीं चिपकता। और ये काफी सारे केसेस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं पास्ट में, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, फार्म बिल, इकोनॉमिक क्रैश ऑफ 2020 एक्सेट्रा। तो ऐसी इमेज डेवलप होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? काफी रीजंस है इसके पीछे। नेशनलिज्म, वीक ऑपोजिशन, मीडिया कंट्रोल, फाइनेंशियल ग्रिप। पर सबसे इंपॉर्टेंट है जिस तरह से वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उनकी किसी भी स्पीच या ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह बात करते हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को ब्लैक मनी के खिलाफ यज्ञ बुलाया था। उनकी आत्मनिर्भर स्पीच में उन्होंने पृथ्वी को मां, कोरोना के खिलाफ जंग और माइग्रेंट वर्कर की प्रॉब्लम को त्याग, तपस्या और अग्नि परीक्षा जैसे शब्दों से डिस्क्राइब किया था। उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए सबसे हर हफ्ते 2 घंटे मांगे थे। मीनिंग उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था बल्कि आपसे रिक्वेस्ट की थी। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में भी उन्होंने सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, तालियां बजाने के लिए। और ये सभी चीजें बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट से एक्सप्लेन की जा सकती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने पॉलिटिकल करियर में इसको कई बार यूज किया था। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे फेवर मांगे और उसको वो फेवर मिल जाए तो उसको दूसरी बार फेवर मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। मोरओवर, जब भी कोई इंसान आपसे फेवर मांगे तो वो इंसान की तरफ आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पीएम मोदी पर नहीं जाती, बल्कि वो जिम्मेदारी हम सिटीजन्स पर भी इक्वली आ जाती है। तो क्या टेफ्लॉन इमेज ब्रेक हो सकती है? तो डोनाल्ड ट्रंप एक और ऐसे लीडर थे जिसके लिए ये टाइटल यूज किया जाता था, लेकिन रिसेंट यूएस इलेक्शन के बाद उनको भी डिथ्रोन किया गया क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था और उनको बैकफायर किया उनके फॉल्स प्रोमिसेस और उनकी पॉलिसी फेलियर्स। पिछले 5 या 6 सालों में पीएम मोदी ने काफी सारे प्रोमिसेस किए हैं जो आज तक फुलफिल नहीं हुए। इसलिए ये पॉइंट है कि वो ऑनेस्टी को अपनी पॉलिसी बनाकर अपने टेफ्लॉन इमेज को डैमेज होने से बचा सकते हैं। सेकंड है इंडियन मीडिया, जो ओवरऑल माहौल क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार है। और मीडिया किस तरह का माहौल क्रिएट करता है वो हम सबको पता है। तो इसमें हम सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाए तो उपनिषद के टाइम से आपको डिबेट के ट्रेसेस मिलेंगे। मोरओवर, इसको एक साइंस की तरह यूज किया जाता था जिसको वाद विद्या कहते थे। और अगर आप हिंदुइज्म को अच्छे से स्टडी करो तो काफी सारे राज दरबार में आपको इसका जिक्र मिलेगा। राजा जनक भी अपने दरबार में डिबेट का यूज करते थे और तब डिबेट्स में पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते थे
हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के मीडिया डिबेट्स को सिर्फ सर्कस से डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर एक्सपर्ट्स की जगह एक्सट्रीम बात करने वाले पैनलिस्ट को बुलाया जाता है, जिनको किसी भी टॉपिक का पूरा नॉलेज भी नहीं होता और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए उनको इनवाइट करते हैं। और डिबेट्स में आप देखोगे एक पॉइंट के फेवर में 4 या 5 लोग होते हैं और दूसरे पॉइंट के फेवर में सिर्फ एक बंदा होता है। इवन दो कि वो एक बंदा सही है, 4 या 5 लोग के सपोर्ट की वजह से ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाती है गलत इंफॉर्मेशन की तरफ। और टीवी एंकर जिनको डिबेट में एज ए मॉडरेटर होना चाहिए, वो किसी भी एक पॉइंट के सपोर्ट में सिर्फ खुद ही बोलते रहते हैं और दूसरों को बोलने का मौका तक नहीं देते। इसके अलावा सारे न्यूज चैनल टीआरपी के पीछे भागते रहते हैं, जो हमने ये वाले वीडियो में कवर किया था, और वो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म से पीछे हट रहे हैं। जब इंडिया का जीडीपी -23.9 निकल के आया था, तब गिने चुने मीडिया हाउस ने इसको प्राइम टाइम में जगह दी थी, क्योंकि बाकी सब सुशांत सिंह राजपूत और कंगना के न्यूज के पीछे थे। तो पूरा मीडिया एक तरह से आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे एक्चुअल मुद्दे लाइक दिस इन पर कभी बात ही नहीं होती। तो हम एज ए सिटीजन उनकी लेस यूजफुल और गलत इंफॉर्मेशन दिखाना बंद नहीं करा सकते, ना ही सरकार इसमें कुछ करेगी, क्योंकि मिस डायरेक्शन से उनका भी फायदा है। लेकिन उनकी दिखाई गई इंफॉर्मेशन को हम हमारे ब्रेन में प्रोसेस कैसे करें, वो हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमको इमोशन को साइड पे रख के रीजनिंग के बेसिस पे सोचना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा था, मीडिया इक्वली रिस्पॉन्सिबल है किसी की टेफ्लॉन इमेज डेवलप करने के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी में हमें हमारे लीडर्स को कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करना चाहिए, खासकर उन बात पर या उन मुद्दों पर जो हमारे लिए मैटर करता है। और मैं ये भी मानता हूं कि मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के प्रेजेंस में इसको करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हमें एज अ चैलेंज लेना होगा और हमें हमारे फ्रेंड्स और फैमिली को एजुकेट करना होगा, जिससे हम हमारी सोसाइटी को एक बेटर और एक डेवलप सोसाइटी बना सके। थर्ड पॉइंट है वैक्सीन। ये एक और मुद्दा है जो साल भर चर्चा में रहेगा। वैक्सीन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, वो सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी को बाउंस बैक करने में काफी हेल्प करेगी। अभी भी नाइट कर्फ्यू या कई तरह के रिस्ट्रिक्शन काफी सारे सिटीज में लगाए गए हैं, और फैक्ट ये है कि कोविड-19 कम से कम 10 साल तक अर्थ पर रहेगा। तो वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज, जो काफी अच्छी खबर है कि वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया गया है और ये आपको कोविन ऐप के थ्रू पहुंचाई जाएगी। कोविन ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आपको एक वैक्सीन सेंटर अलॉट किया जाएगा। ये ऐप अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे वैक्सीन का एग्जैक्ट काउंट मिल सकता है और मोरओवर सबको एक समान गिना जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि जिसके पास पैसा है उनको पहले लग जाएगी और लोअर क्लास तक ये लेट पहुंचेगी। अभी इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, जिसमें से फर्स्ट है एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और सेकेंड है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। तो आई थिंक साल के एंड तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। फोर्थ पॉइंट है बजट 2021-2022। ये बजट काफी इंपॉर्टेंट बजट होने वाला है, क्योंकि 2020 में जीडीपी -23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट हिट मेजर इकोनॉमी में से एक था। और ये 1992 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद फर्स्ट ऐसा टाइम था जब देश इतनी बुरी हालत में है। और जैसे कि मैंने ये वीडियो में बताया था, 2020-2021 का एनुअल ग्रोथ -7% होगा, जो Q2 के जीडीपी से क्लियर होता है, जो -7.5% निकल के आया है। बैक टू बैक 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के कारण हम टेक्निकल रिसेशन में आ चुके हैं, जो 70 इयर्स में सिर्फ 4 बार हुआ है और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ये फर्स्ट टाइम है। और सब जानते हैं मेजर अफेक्टिंग पॉइंट कोविड-19 है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इंडियन इकोनॉमी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। 2013 से पहले 8% जीडीपी ग्रोथ एक नॉर्मल बात हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद ये कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिला है। तो अभी मैंने जैसे आगे बताया, सरकार को ऑनेस्टली इंडियन इकोनॉमी के पेस को असेस करना चाहिए और लोगों के सामने डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि उनको एक्चुअली में गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। और ये बजट एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए, जिसका उनको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। फाइनल पॉइंट है प्रोटेस्ट इन इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हो, कई महीनों से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, जिसको हमने ये दोनों वीडियो में कवर किया था। फार्मिंग सेक्टर जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा योगदान देता है,
तो फार्मर्स इश्यू को जल्द से जल्द सॉल्व करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मोरओवर ये ऐसा सेक्टर है जहां पर सालों से रिफॉर्म की जरूरत थी और 2019 के कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टो में ये क्लियरली लिखा गया था कि फार्मर रिफॉर्म आएंगे, जो एक अच्छी बात है। लेकिन रिफॉर्म लाने के बाद फार्मर में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है सरकार के द्वारा। तो इससे ये बात साफ है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसको भरने के लिए सरकार को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये एक नहीं है, हमने काफी सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, सीए, एनआरसी पर, कश्मीर के इश्यू पर, इनसफिशिएंट जॉब्स पर। तो ये डिफरेंट प्रोटेस्ट देश का माहौल एक तरह से अच्छा नहीं रख पाते और इससे काफी सारा इकोनॉमिकल लॉस भी बेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो हर बार बड़ा आइडिया कोई सरकार इंप्लीमेंट करे तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, और इसी तरह वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीत सकती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।